नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी शशि खन्ना यूपीएससी क्लासेस में। आज की तारीख है 11 नवंबर 2025 और आज ये द हिंदू का फ्रंट पेज है। आज ज़्यादातर तो तीन चीज़ों पे टॉपिक पे ही पूरा न्यूज़पेपर था, खासकर तो जैसे बिहार इलेक्शन का सेकंड फेज होने वाला है आज, तो उस वजह से बहुत पेजेस पे यही न्यूज़ है। दूसरा है कि कल एक अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ दिल्ली में लाल किले के आसपास, जहाँ पे एक कार में विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ था, उस वजह से वहाँ पे 9 लोगों की जानें गई हैं, तो वो न्यूज़ में था। और दूसरा है कि और कोई ज़्यादा न्यूज़ में है नहीं, तीनों ही है। और एक है कि दिल्ली जो एनसीआर रीजन में है, वहाँ पे पोल्यूशन का लेवल बहुत बड़ा हुआ है, तो वहाँ पे अभी जो प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं उसको लेके न्यूज़ में है। ठीक है, उसको लेके हमने कल भी न्यूज़ कवर की थी। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है PLFS के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। PLFS, it is conducted by labor bureau under the Ministry of Labor and Employment. It's provide both quarterly and annually estimate of employment and unemployment in India. It was launched in 2017 to replace the National Sample Survey NSS on unemployment and employment. Which of the following statement given above is are correct? आपको बताना है कि कौन कौन से राइट है। 1 और 2 राइट है, 2 और 3 राइट है, 1 और 3 राइट है, या फिर 1, 2 और 3 राइट है। देखते हैं हिंदी में। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है। यह भारत में रोजगार और बेरोजगारी के त्रैमासिक और वार्षिक दोनों अनुमान प्रदान करता है। इसे रोजगार पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS को प्रतिस्थापित करने के लिए 2017 में लॉन्च किया गया था। तो ये देखना है कि कौन से स्टेटमेंट राइट है। पहली बात तो है कि ये वाला स्टेटमेंट ही गलत है। ये लेबर ब्यूरो जारी नहीं करता है, ये जारी करता है NSS। ठीक है, देखते हैं। अभी ये आई है, इसकी त्रैमासिक रिपोर्ट आई है, यानी कि क्वार्टरली रिपोर्ट आई है। जुलाई से सितंबर 2025 की रिपोर्ट आई है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो यहाँ पे बोला है कि जो ग्रामीण है यानी कि रूरल में है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, और शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा बड़ा है, और ऑल ओवर अनएम्प्लॉयमेंट घटा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, रूरल में कम हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और शहरों में ये बड़ी है और ऑल ओवर घटी है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इज कंडक्टेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO द्वारा, जो मोस्पाई के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। टाइप ऑफ एस्टिमेट, 2 टाइप के ये एस्टिमेट रिलीज करता है। एक तो 3 महीने के लिए क्वार्टरली एस्टिमेट, और साल के लिए एनुअल स्टेटमेंट। तो ध्यान रखना। और इस साल का ये था कि फाइंडिंग्स और रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुई है, वाइल अर्बन है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आउटपुट, और ये कौन आयोजित करवा रहा है इसके बारे में भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पावर ऑफ डिसाइड ऑन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन लाइज विद द गवर्नर। द डिसीजन ऑफ प्रेसिडिंग ऑफिसर in disqualification matter is subject to judicial review. Third है कि the 10th schedule of constitution was added by the 52nd constitutional amendment act 1985। तो देखना स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट राइट है। 1 और 2 राइट है, 2 और 3 राइट है, 1 और 3 राइट है, या फिर तीनों राइट है। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दल बदल के आधार पर राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता पर निर्णय लेने की शक्ति राज्यपाल के पास है। योग्यता के मामले में पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। संविधान की 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। तो देखो, दल बदल के आधार पर राज्य विधानमंडल सदस्यों की योग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, गवर्नर को नहीं है। यहाँ पे चेयरपर्सन होगा, उसको अधिकार होगा। जैसे विधानसभा है तो विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष निर्णय लेगा, और परिषद है तो वहां का सभापति निर्णय लेगा। तो आपको ध्यान रखना ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। क्योतो होलाहन केस के बाद इसकी जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। जो सभापति या फिर अध्यक्ष का जो डिसीजन होता है उस पर
उसका जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और बिल्कुल सही है, ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया था 85 में, उसके द्वारा 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था, अनुसूचित 10 को जोड़ा गया था संविधान में, इसलिए ये राइट है। ये देखो अभी क्या हुआ है कि जो तेलंगाना के स्पीकर है, उन्होंने एक पार्टी के एमएलए थे, ये भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के एमएलए थे, डिफेक्शन रूलिंग कांग्रेस पार्टी ने थे, तो उनके बारे में जो डिसीजन था वो 3 महीने से भी ज़्यादा हो गया और उन्होंने इस बारे में डिसीजन नहीं लिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इस पीएलए को हेयर करने के लिए एग्री हुए हैं। तो इस बारे में ये न्यूज़ में है। अंडर द 10th शेड्यूल द स्पीकर और चेयरमैन डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन। ध्यान रखना, कौन डिसाइड करता है, स्पीकर या फिर चेयरमैन। हाउएवर कियोतो होलाहोन केस 1992 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सच डिसीजन आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो ध्यान रखना, जब भी मेंस में कभी जिक्र करना हो तो कियोतो होलाहन मामले के जिक्र कर सकते हो। द 10th शेड्यूल जो इंट्रोड्यूस हुआ तो वो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में के द्वारा हुआ था। डिस्क्वालिफिकेशन किस किस आधार पे हो सकता है, या तो कोई मेंबर है जो वॉलेंटरी गिव अप द मेंबरशिप ऑफ हिज एंड हर पॉलिटिकल पार्टी, कोई पार्टी से त्याग पत्र देता है, जिस पार्टी से वो इलेक्टेड है वहां से त्याग पत्र देता है, तो वह डिस्क्वालिफाइड हो सकता है। इसमें होता है कि पार्टी अगर कंप्लेन करे या पार्टी एक्सेप्ट करे, उस हिसाब से ये डिसीजन होता है। या फिर व्हीप होता है, एक व्हीप जारी करता है कि भाई इस बिल के, कोई भी बिल आता है या कोई अमेंडमेंट आता है तो उस व्हीप होता है एक पार्टी का, तो व्हीप बोलता है कि हमें इस पार्टी या फिर इस बिल के सपोर्ट में वोट करना है या फिर उसके खिलाफ वोट करना है। तो अगर कोई मेंबर उस व्हीप के खिलाफ जाता है तो यहाँ पे उसके खिलाफ ये एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइनिंग, जो निर्दलीय मेंबर होते हैं, निर्दलीय सदस्य होते हैं, वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर देते हैं तो भी वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत उनकी सदस्यता जा सकती है, मेंबरशिप जा सकती है। तीसरा है कि नॉमिनेटेड मेंबर है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर वो 6 महीने तक पार्टी ज्वाइन करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक्सेप्शन है कि जैसे कोई पार्टी में अगर सपोज 12 मेंबर है, 12 मेंबर में से अगर 8 मेंबर किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, यानी 2/3 चले जाते हैं, तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, ठीक है, वो अलाउ होगा। तो 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव पार्टी एग्री टू मर्ज विथ अनदर पार्टी, तो ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना इसके बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। ये क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी में 20 में पूछा गया है। मेंबर ऑफ शेड्यूल एससी और एसटी कास्ट के इंडस्ट्रियल वर्कर, जो औद्योगिक वर्कर होते हैं वो है। पर्सन इन कस्टडी, जो कस्टडी में है। ऑल सिटीजन विथ एनुअल इनकम बिलो 10 लाख, जिनकी वार्षिक सालाना आय कितनी हो, 10 लाख से नीचे हो, वो सभी एलिजिबल होते हैं फ्री एड के लिए। यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत मुफ्त कानूनी सलाह के लिए कौन कौन पात्र होगा। तो देखते हैं, ये है कि 1, 2 और 3 होगा, 2 और 4 होगा, 1 और 3 होगा, 1, 2, 3, 4 होगा। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि 10 लाख से कम इनकम नहीं है अभी। हार्डली सुप्रीम कोर्ट के लिए जो डिसाइड किया गया वो कितनी इनकम है, 5 लाख से नीचे है, तो सुप्रीम कोर्ट में फ्री उनको लीगल एड मिलती है, जबकि बाकी सब सही है, 1, 2, 3 सही है। देखते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है कि 9 नवंबर 1995 में ये एक्ट आया था, कार्य में आया था, तो उसको एज ए नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में मनाते हैं। तो अभी 9 नवंबर गया ही है, इसलिए ये न्यूज़ में था, तो उस एक्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, ये एक्ट लाने का उद्देश्य क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि किसी को भी सिटीजन को अगर मतलब न्याय के लिए किसी आर्थिक रूप से कमजोर है तो वो बाधा नहीं आनी चाहिए, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति उसके न्याय पाने में बाधा नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, इसके प्रावधान क्या क्या है, इसमें 3 तरह की बॉडी स्टेबलाइज की जाती है। एक तो है नालसा यानी नेशनल लेवल पे, एक है सालसा यानी कि LSLSA यानी कि स्टेट लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लीगल सर्विस अथॉरिटी स्टेबलाइज की जाती है इसके अंडर में। ठीक है, जो नालसा होती है उसका
पैट्रन इन शिप कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और स्टेट लेवल पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो उस स्टेट का है, हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जज होता है, वो उसको हेड करता है, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी कौन कौन है? जो फ्री लीगल एड प्राप्त करते SC ST के मेंबर है, या फिर महिलाएं है, बच्चे हैं, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग यानी कि तस्करी के जो विक्टिम है वो है, या फिर आपदा के दौरान जो विक्टिम थे वो मेंटली इल है, मानसिक रूप से या तो डिसेबल है या फिर कोई बीमार है, औद्योगिक वर्कर है, पर्सन इन कस्टडी जो कस्टडी में जो है, और जिनकी इनकम जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी है 5 लाख, और अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ये लोक अदालत की स्थापना के लिए भी प्रावधान करता है, जो दो पक्षों के बीच में क्या करवाता है? समझौता करवाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभ कुंभ 2025 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। कुंभ कुंभ 2025 आयोजन किसके द्वारा किया गया था? संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या फिर जनजातीय कार्य मंत्रालय। एक्चुअली में ये सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, कुंभ कुंभ आयोजित किया गया है अभी। एक्चुअली में अभी संयुक्त राष्ट्र ने, UN ने, यूनाइटेड नेशन ने 2025 वाला जो साल है उसको कोऑपरेटिव ईयर के रूप में मनाने के लिए द कॉन्फ्रेंस अलाइंड विद द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव डिक्लेयर किया था। तो उसको देखते ही, उसके उद्देश्य को देखते ही ये कोऑपरेटिव कुंभ 2025 का आयोजन किया गया था। और इसमें मेन था कि एक तो इनोवेशन को बढ़ावा देना और एक पॉलिसी एडवांसमेंट लाना, ठीक है, और कोलैबोरेशन बढ़ाना, ठीक है। एम टू स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक तो लोगों में वित्तीय समावेशन बढ़ाना, और प्रमोट द इनोवेशन इन द कोऑपरेटिव बैंकिंग लैंडस्केप में, ठीक है। इसकी मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, और जो बॉडी है इसको आयोजित करवाती है वो है NAFCUB यानी कि द नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, इतना ध्यान रखना। और इस बार की थीम थी एम्पावरिंग कम्युनिटीज, सॉरी डिजिटाइजिंग ड्रीम एंड एम्पावरिंग कम्युनिटीज। तो ध्यान रखना, थीम भी ध्यान रखना, थीम भी डायरेक्ट पूछी गई है। पांचवा है विथ रेफरेंस टू एक्सरसाइज मालाबार 2025 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड अमंग द क्वाड नेशन इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया। द अभी जो 2025 एडिशन of the exercising is being hosted by India in the Bay of Bengal. INS Sahadri, an indigenously designed and built guided missile stealth frigate, represent India in this edition. तो देखते कौन से राइट है। ओनली 1 राइट है, 1 और 3 राइट है, 2 और 3 राइट या 1, 2, 3 राइट है। देखते हैं एक्सरसाइज मालाबार 2025। इसमें क्वाड देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है। इस अभ्यास में 2025 के सन से भारत द्वारा बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। INS सहाद्री भारत की तरफ से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट इस संस्करण में भारत की तरफ से हिस्सा लेगा। तो ये इस बार ये भारत में आयोजित नहीं हो रहा है, ये कहाँ आयोजित हो रहा है? USA में आयोजित हो रहा है, इसलिए ये न्यूज में है। और ये मालाबार क्वाड नेवल एक्सरसाइज विद इन इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। क्वाड के चारों देश मिलके एक नेवल एक्सरसाइज की जाती है। लोकेशन, इस बार की लोकेशन है US के जो गुआम आइलैंड है वहां पे ये हो रहा है। इंडिया की तरफ से INS सहाद्री है जो इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट गाइड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है, बिल्कुल सही बात है। और 2024 की जो एक्सरसाइज थी वो भारत में हुई थी, कहाँ पे हुई थी? विशाखापट्टनम में हुई थी, तो ध्यान रखना। और ये 2 फेज में आयोजित की जाती है, एक तो हार्बर फेज होता है और एक सी फेज होता है, ठीक है, इसका दोनों का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ NBWL। इट इज अ स्टेचुअरी बॉडी, एक वैधानिक निकाय है। इट इज चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इस स्टेटमेंट के अनुसार केंद्रीय मंत्री जो जलवायु ये है अध्यक्षा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी के केंद्रीय मंत्री करते हैं। द टाइगर रिजर्व कैन नॉट बी डी नोटिफाइड
बाय स्टेट गवर्नमेंट अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि कोई भी टाइगर रिजर्व को डी नोटिफाइड नहीं करता, उसके जो टैग है वो टाइगर रिजर्व का टैग नहीं हटा सकता, इसकी जब तक इसकी सिफारिश नहीं मिलती तब तक वो नहीं हटा सकता। तो देखते हैं इसके सही कौन सा है। देखो सही बात है कि स्टेचुरी बॉडी तो है, ये बिल्कुल सही है। ये WPA एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको स्थापित किया गया था, और इसको प्रधानमंत्री हेड करते हैं, PM हेड करते हैं, चेयरपर्सन PM होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, और बिल्कुल ही ये बात सही है कि किसी भी टाइगर रिजर्व को डी नोटिफाइड करना स्टेट गवर्नमेंट, तो इसकी सिफारिश जरूरी है। ठीक है, देखते हैं। ये अभी था कि वाइल्ड लाइफ पैनल क्लियर 13 डिफेंस एंड पैरामिलिट्री प्रोजेक्ट इन लद्दाख अरुणाचल प्रदेश। तो जहाँ पे संरक्षित एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ पे कोई परियोजना वगैरह लगाना है तो वहाँ पे आपको इसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। तो अभी 13 प्रोजेक्ट को क्लियर किया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। इट इज़ अ स्टेचुरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड इन द 2022 अंडर सेक्शन 5A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. NBWL is India's top level advisory body to government on matter pertaining to wildlife conservation, particularly within the protected area. अगर कोई भी संरक्षित एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया में कोई भी गतिविधि करनी है, कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है, तो वहां पे आपको इसकी अनुमति लेनी जरूरी है। ठीक है, ये गवर्नमेंट को गाइड करती है, सलाह देती है, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इशूइंग अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट इन, जो भी प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित एरिया में जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें गाइड करती है, सलाह देती है। ठीक है, इसका हेड तो होता है प्राइम मिनिस्टर, और वाइस चेयरमैन कौन होता है? जो मिनिस्टर होता है, एनवायरमेंट मिनिस्टर होता है, वो इसके वाइस चेयरमैन होता है, ध्यान रखना। यही है जो ये EIA प्रोटेक्टेड एरिया में एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट जारी मतलब वगैरह किया जाता है, वो किसके द्वारा? इसी NBW के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी। It is a legally binding treaty adopted in 2013 and entered into force in 2017. The convention aims to protect human health and environment from mercury emission and releases. The convention is administered by the United Nations Environment Program. तो ये तीनों ही सही है, बिल्कुल सही है। अभी इसका कॉप की मीटिंग हुई है इसके, तो देखते हैं इसमें। अभी COP 6 हुआ इसका, और ये यहाँ पे एग्री हुए कि हम 2034 तक जो डेंटल अमलगम होता है उसको फिनिश कर देंगे, उसके उपयोग को समाप्त कर देंगे, इसलिए ये न्यूज़ में है। मरकरी प्रॉपर्टी क्या होती है? मरकरी आपको Hg इसका सिंबल होता है, और ये इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 80 होता है, और ये एक ऐसा धातु है जो मेटल है जो किसमें? लिक्विड फॉर्म में रहता है। किसमें है? लिक्विड फॉर्म में। इट इज ओनली कॉमन मेटल दैट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे ये क्या रहता है? लिक्विड रहता है, ध्यान रखना। ये टॉक्सिक होता है, टॉक्सिसिटी होती है इसमें, क्योंकि ये क्या बनाता है? मेथाइल मरकरी बनाता है, जो आपके दिमाग है, गुर्दे वगैरह पे अटैक करता है, किडनी वगैरह पे, दिमाग पे अटैक करता है, तो इसलिए ये हार्मफुल है। मीनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी कब आया था? 2013 में आया था, और ये 2017 से ये फोर्स में है, कार्य कर रहा है। ठीक है, और ध्यान रखना, एक मीनामाता बे ऑफ जापान है, वहां पे ये बीमारी से बहुत ज्यादा प्रभावित था एरिया, इसलिए इसको मीनामाता कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। भारत के साथ अभी तक 153 पार्टी से इसकी मेंबर पार्टी है, और इसका सेक्रेटरी सचिवालय सहायता कहाँ से मिलती है? UNEP से मिलती है। तो इतना ध्यान रखना सफिशिएंट है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द Tongariro National Park seen in the news recently due to large wildfire is located in। तो अभी जो ये टोंगारीरो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो बड़े पैमाने पर जंगल में आग लगी थी उसके कारण ये न्यूज में था, तो इसलिए ये कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ग्रीस में। तो ये कहाँ पे स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। बहुत बड़े पैमाने पे फायर की वजह से ये न्यूज में था, DD न्यूज की न्यूज है। तो बारिश आई, इस वजह से ये फायर फिलहाल कंट्रोल हो गई है, इसलिए ये न्यूज में था। तो प्लेसेस इन न्यूज के हिसाब से इसको ध्यान रखना। टोंगारीरो नेशनल पार्क।
Next, the Montreal Protocol, often seen in the news, is associated with which of the following? Protection of ozone layer, कंट्रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, या सी कहता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या फिर रेगुलेशन ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर पॉल्यूशन। तो अक्सर समाचारों में रहने वाला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी में, अभी न्यूज में, इसलिए हम देख रहे हैं इसको। तो बिल्कुल ही बहुत आसान होगा कि ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए इसको लाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। पेरिस समझौते के तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर नियंत्रण, जैव विविधता का संरक्षण, सीमा पार जल प्रदूषण विनिमय, बिल्कुल ही कौन सा सही होगा? ओजोन परत का संरक्षण। आपको भी पता है कि हमारे वायुमंडल में जो ओजोन लेयर है वो हमारे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है, उससे हमारी रक्षा करती है। तो ये जब यहाँ से क्या था कि फ्रीज रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज होने वाला हाइड्रो फ्लोरोकार्बन वगैरह जो थे, उससे इस लेयर में डिफ्लेशन हो रहा था, टूट रही थी ये लेयर। तो वहां से क्या होता, पराबैंगनी किरणें धरती पर डायरेक्ट आने लगी थी, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती ह्यूमन हेल्थ पे या फिर जैव विविधता वगैरह पे, बहुत बड़ा हानिकारक थी ये किरणें उसके लिए। तो इसको रोकने के लिए कि इसका डिप्लेशन नहीं हो ओजोन लेयर का, तो इसको सबसे पहले कौन सा कन्वेंशन लाया गया था? वियना कन्वेंशन लाया गया था। कब लाया था? 1985 में लाया गया था। लेकिन इसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया जो लीगली बाइंडेड है, और सबसे बड़ी बात ये सबसे सक्सेसफुल, अभी तक का सबसे सक्सेसफुल प्रोटोकॉल है, सबसे सक्सेसफुल संधि है, ट्रीटी है, जिसमें सभी देश लगभग इसका हिस्सा है और सभी ने इसके लिए काम किया और जो टारगेट थे वो अचीव किए। ठीक है, हाईलाइट अभी क्या है कि 37th मीटिंग MOP 37 हुई है अभी इसकी। द पार्टीज ऑन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर MOP 37 हैज रिसेंटली कंक्लूडेड। ये अभी में हुआ है इसलिए, और अभी ये इस पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी आया है कि जो मेजर डाटा है और जो डाटा शो कर रहे हैं उसमें थोड़ा क्या है, डिस्क्रिपेंसी है। तो मतलब जो चेंजेस है, भिन्नता है, उसको लेके ये न्यूज में था। और उसके बाद वियना के बाद ये मॉन्ट्रियल के बाद एक किगाली प्रोटोकॉल आया था। ये आया था, किगाली अमेंडमेंट हुआ था इसी प्रोटोकॉल में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, किसके थ्रू? किगाली अमेंडमेंट 2016 में आया था ये। और इसमें किस पे टारगेट किया था? SFC से, कि इसको कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द रिसेंटली फ्लैश अ नॉवल दैट वॉन द बुकर प्राइज फॉर फिक्शन 2025 हैज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर? तो डेविड सजाले, पॉल लिंच, या फिर मार्गरेट एटवुड, या फिर सलमान रुश्दी। तो बताना है जो हाल ही में एक फ्लैश, एक उपन्यास है जिसमें फिक्शन 2025 के लिए बुकर पुरस्कार जीता है, उपयुक्त में से किस लेखक द्वारा है? तो ये लेखक है डेविड सजेले, डेविड स्लेज है। ये आज ही की न्यूज है, अभी डिक्लेयर हुआ है आज ही मॉर्निंग में। तो कनाडियन हंगेरियन ब्रिटिश राइटर डेविड सजेले विंस बुकर प्राइज फॉर फिक्शन विथ हिज नॉवेल फ्लैश। फ्लैश के लिए इनको बुकर प्राइज मिला है। और आपको भी पता है 2024 में बुक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, और स्टेट PCS में तो पूछे जाते ही है नॉर्मल बुकर प्राइज से रिलेटेड, तो ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और देखो जो PT ओरिएंटेड, प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो न्यूज़ रहती है वो 1-2 दिन पुरानी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे PIB वगैरह के अपडेट एक दिन बाद भी आते हैं, तो इसलिए कुछ न्यूज़ आपको एक दिन पुराने भी मिल सकती है। ठीक है, और बहुत सारी न्यूज़ चलती रहती है, जैसे अंगोला के राष्ट्रपति अगर भारत विजिट पे, तो एक दिन तो विजिट होगा नहीं, 3 से 4 दिन विजिट चलेगा। तो 3 से 4 दिन में जो भी न्यूज़ बनेगी अंगोला के बारे में या मीटिंग के बारे में, तो वो करंट के लिए ही रहेगी। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।